हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है ट्रायल बैलेंस। कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, कुछ एमसीक्यूज जो है इसके आज सॉल्व करेंगे। इसके साथ एक टॉपिक और जुड़ा है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, लेकिन उसका कुछ पार्ट इस टॉपिक में भी है। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपको कल बना के दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को उसमें दिक्कत है। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी कई बार देखे गए हैं। तो ये एक सेपरेट वीडियो विद एमसीक्यूज आपको मिलेगा कल। आज हम ट्रायल बैलेंस, इसके बेसिक्स और कुछ इसके एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले 2-2.5 साल से मैं आपके साथ हूँ और कई बार आप लोगों को मुझसे शिकायत हुई, वीडियोस नहीं आए प्रॉपर टाइम पे। जो भी रही शिकायतें और जो भी आपकी जर्नी शिकायतें थी, मैंने पूरी कोशिश की उनको दूर करूं। अब हुआ नहीं हुआ वो आपके सामने है, लेकिन आज मुझे भी आप लोगों से शिकायत है। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसी बात लिख देते हैं जो बड़ी हार्ट ब्रेकिंग होती है। कल एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने कहा कि जो सक्वास का अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, उसमें से 16 में से 13 क्वेश्चंस अभी जो हम क्विक रीजन सीरीज़ चला रहे हैं उसमें से लिए गए हैं या उसमें से आए हैं, और मैंने विद प्रूफ भी आपको बताया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंस में भी वहीं से आएंगे क्वेश्चंस। ऐसा मैं कभी आज तक ना क्लेम किया ना क्लेम करूंगा। मैंने सिर्फ ये बताया कि वहाँ से ये क्वेश्चंस आए थे। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अच्छे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जिनकी पॉसिबिलिटी आने की है एग्जाम में, वो क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँ, आलतू फालतू क्वेश्चन ना लेके आऊँ। लेकिन कमेंट सेक्शन में कल एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आपने भी तो कहीं ना कहीं से लिए होंगे। भाई मैंने लिए हैं क्वेश्चंस। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि डिफरेंट बुक्स से मैंने ये क्वेश्चन, जब मैंने अपनी रिवीजन एक 360 सीरीज चलाई थी, उसमें मैंने कहा था कि ये 360 सीरीज मतलब तकरीबन सारी बुक्स को कवर करेगी जो अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई जो एमसीक्यूज है मैं बुक से ही लेके आता हूँ। लेकिन उस बच्चे का ये कहना कि आपने भी कहीं ना कहीं से लाए होंगे, मतलब मैं भी कहीं से उठा रहा हूँ। भाई उठा रहा हूँ, बिल्कुल उठा रहा हूँ, लेकिन कौन से एमसीक्यूज उठाने हैं, कौन से नहीं लेने, इसके लिए मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि जो भी बुक दिखी, जितने एमसीक्यूज दिखे सारे डाल दिए। भाई आपको वही एमसीक्यूज लेने हैं वो जो लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक से रिलेट करते हैं। ऐसे एमसीक्यूज आपको उठाने होते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो ये आप जो टॉन्ट करते हो कि आपने भी लिए होंगे, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मैंने लिए हैं और हमेशा करूँगा। आगे भी जितने एमसीक्यूज आएंगे वो बुक से ही आएंगे। अच्छी अच्छी बुक से मैं खुद नहीं बनाता हूँ, अच्छी बुक से मैं एमसीक्यूज लेता हूँ। और एक और डिस्क्लोजर दे दूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अब 13 एमसीक्यूज वहाँ से हैं तो फाइनेंस में मेरे पढ़ाए हुए एमसीक्यूज से आएंगे। एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है फाइनेंस में मेरा एक भी एमसीक्यूज ना आए, हो सकता है 15-20 आ जाए। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो एमसीक्यूज हैं जो मैंने पढ़ाए वहीं आएंगे। बहुत अच्छे टीचर्स और भी पढ़ा रहे हैं, वहाँ से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। दूसरा दोस्तों, एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोला कि आप हमें लूट रहे हो। आप मुझे बता दो, 2-2.5 साल में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया, रिविजन्स कम से कम 2-3 बार करवाई, कितने ही एमसीक्यूज, मुझे लगता है 1000 से ज़्यादा, 1000 से कहीं ज़्यादा एमसीक्यूज मैं डिस्कशन में करवा चुका हूँ। अब 2 कोर्सेज मैंने लाए थे अपनी इस ऐप पर। एक मॉक टेस्ट थे जिसमें 10 मॉक टेस्ट हैं, तो उसमें 500 क्वेश्चन था, और एक एमसीक्यूज थे 900। उसका प्राइस मैंने 100 रुपीज़ ईच रखा था, यानी 200 रुपये का सिर्फ कोर्स लाए हैं मैंने, 2 कोर्स 200 रुपये में। और बच्चे ने कहा आपने हमें लूट लिया। मुझे एक चीज़ कोई समझा दे कि 200 रुपये में कौन लूट जाता है और 200 रुपये में कौन सा महल खड़ा हो जाता है। अगर 2.5 साल पढ़ाने के बाद भी मुझे ये सुनने को मिले कि आपने हमें लूट लिया, तो भाई फिर मैंने लूट ही लिया, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई मेरा भी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यही है। आप लोग भी जो पढ़ रहे हो इसीलिए पढ़ रहे हो कि आपको जॉब मिले, आप फाइनेंशियली अपनी फैमिली को हेल्प करो। तो मेरे लिए यही मेरी जॉब है, मुझे भी फाइनेंशियली हेल्प करना है। और अगर 200 रुपये से आप लुट जाते हो और मेरा महल खड़ा हो जाता है, तो प्लीज़ आप मत लूटिए। ऐसे मैसेज, ऐसे कमेंट्स, मुझे लगता है कि ये लोग मेंटली शायद स्टेबल ना हो। तो अगर आप कुछ अच्छा नहीं लिख सकते 2-2.5 साल की मेहनत के बदले में, तो बुरा भी मत लिखो। हालांकि ये कुछ एक लोग हैं, मोस्टली बच्चे, 99% बच्चे, 98-99% बच्चे एफर्ट्स के लिए तारीफ करते हैं, मोटिवेशन मिलता है, अगले दिन के लिए बंदा रेडी हो जाता है, भाई मुझे वीडियो बनाना है,
बच्चों के लिए बच्चे वेट कर रहे हैं, मैसेज करते हैं बच्चे, सर आज आपका वीडियो नहीं आया। कितने मैसेज मुझे डेली आते हैं कि सर आज वीडियो नहीं आया। तो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, बट प्लीज़ ये ऐसे जो वर्ड्स हैं, ऐसे जो कमेंट्स हैं ना करें तो अच्छा है। इससे बंदा डिमोटिवेट होता है, मन नहीं करता कि मैं लेक्चर बनाऊं, कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं जब ऐसी ही बातें सुननी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस दोस्तों जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है ये कहाँ से शुरू हुई? ये शुरू हुई जर्नल से, राइट। जर्नल के बाद क्या बनी? लेजर, राइट। लेजर के बाद क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो आगे हम बाद में बात करेंगे। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल का मतलब ही होता है चेक करना। ट्रायल का मतलब क्या है? चेक करना। तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या चेक करते हैं? बैलेंस चेक करते हैं। कौन से बैलेंस चेक करते हैं? जो हमने लेजर बनाई, लेजर बनाते वक्त जो हमारे बैलेंसेस हमारे पास आए, चाहे वो डेबिट बैलेंस थे, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस थे, जो भी हम अकाउंट बनाते हैं टी फॉर्म में, उन बैलेंसेस को लेकर हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और किस लिए बनाते हैं? टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कैलकुलेशन में, प्लस माइनस में हमने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की। अगर की है तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर कोई गड़बड़ है तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो हमें बता देता है। कैसे बताता है? देखिए, दो कॉलम होते हैं डेबिट क्रेडिट। एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, गिव एंड टेक जिसे हम कहते हैं, लेना देना। तो जितना लेना उतना देना, जितना गिव उतना टेक, जितना मैंने दिया सामने वाले ने उतना लिया। तो जो भी डेबिट क्रेडिट होगा वो हमेशा क्या होगा? बराबर। अगर मैंने किसी को 2000 रुपये दिए, मेरे लिए मान लो एक्सपेंस है, तो मैं एज एन एक्सपेंस उसको 2000 रिकॉर्ड करूंगा, वो एज एन इनकम रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अमाउंट कितना होगा? वैल्यू तो वही होगी 2000, जितना मैंने पैसा दिया उतना ही सामने वाले ने लिया। सो डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वहां से लेजर के बैलेंसेस जितने भी होते हैं हम यहाँ पे रखते हैं। तो अगर कहीं कोई डेबिट बैलेंस हुआ तो क्रेडिट भी। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने गुड्स बेची, कैश टू सेल्स, मैंने 5000 की गुड्स बेची, ठीक है। तो कैश मेरा क्योंकि एसेट है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं डेबिट में लिखूंगा, और सेल्स मेरी इनकम है, कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट में। दोनों साइड्स आपको बराबर दिख रही हैं। लेकिन अगर ये दोनों साइड्स मिसमैच हो जाएं, मान लो ये साइड 6000 आ गई, ये 5000 आ गई, इसका मतलब ये कि हमने लेजर की टोटलिंग में कुछ गलती कर दी है। कहीं ना कहीं लेजर की टोटलिंग में गलती कर दी है, कहीं पे भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, तो हमें उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है, राइट। तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जो ट्रायल बैलेंस है, जैसे मैंने कहा कि दोनों साइड्स बराबर नहीं आएंगे, इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ कर दी है। कई बार दोनों साइड्स बराबर भी आ जाती हैं, लेकिन गड़बड़ तब भी होती है, वो कुछ एरर्स होते हैं, जिसका मैंने आज जिक्र किया कि वो एरर्स मैं कल डिस्कस करूंगा। कौन कौन से एरर्स हैं? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है, कंपनसेटिंग एरर है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है। तो ये एरर्स मैं आपको कल डिस्कस करके बताऊंगा कि किस एरर से ट्रायल बैलेंस में फ़र्क आएगा, किस एरर से नहीं आएगा, किस एरर से ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है चेंज नहीं होगा, और किस एरर से ट्रायल बैलेंस का टोटल चेंज हो जाएगा। ये हम कल विस्तार से डिटेल में जानेंगे, राइट। तो पहला कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैसे बनाया जाता है? पहले मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूं, क्योंकि इसी में से एमसीक्यूज निकलेंगे। ट्रायल बैलेंस, इसको कैसे बनाना है आपने? अब देखिए, आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल पार्ट नहीं आएगा, लेकिन कौन सी चीज किस तरफ आएगी, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एसेट्स, एसेट्स हम कहां लिखेंगे? डेबिट कॉलम में। एक्सपेंसेस हम कहां लिखेंगे? डेबिट कॉलम में, राइट। कैपिटल हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट कॉलम में। लायबिलिटीज हम कहां लिखेंगे? ऑलवेज एज क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस। इनकम हम कहां लिखेंगे? ऑलवेज एज क्रेडिट बैलेंस, यहां पर। ये आप याद रखो, क्योंकि एमसीक्यू क्या आ सकता है कि मान लो बिल्डिंग पूछेंगे, बिल्डिंग अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस ऑन विच साइड, कि बिल्डिंग किस साइड में शो की जाती है। तो बिल्डिंग क्योंकि हमारा एसेट है तो हमारा आंसर होना चाहिए डेबिट साइड। लायबिलिटीज कहां शो की जाती हैं? क्रेडिट साइड। तो इस तरह से पूछा जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ और चीजें बता दूं, जैसे आपको पता है परचेज हमारा एक्सपेंस है, कहां दिखेगा? डेबिट साइड में। लेकिन याद रखना
परचेज रिटर्न जो है वो कहाँ दिखेगी, क्रेडिट साइड में, ये याद रखना। सेल्स कहाँ दिखेगी, सेल्स दिखेगी क्रेडिट साइड में, लेकिन जो सेल्स रिटर्न है वो कहाँ दिखेगी, वो दिखेगी डेबिट साइड में, ठीक है। इसी तरह प्रोविजंस, रिजर्व और फंड, जितने भी तरह के प्रोविजन, रिजर्व और फंड्स हैं वो आपको सारे के सारे आपको क्रेडिट साइड में दिखेंगे। ड्राइंग्स कहाँ दिखेंगी, क्योंकि कैपिटल को रिड्यूस करती हैं, डेबिट साइड में। ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी जो कि इसी के अंदर आएंगी, लेकिन मैंने अलग से लिखवा दी ताकि आपको एक दिमाग में इसका एक फॉर्मेट याद रहे कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ लिखनी है। अच्छा, इसके अलावा स्टॉक मैं ये मिटा रहा हूं। यहां पे कौन सा स्टॉक हमें दिखाना है, ओपनिंग स्टॉक। याद रखना कि ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली शो नहीं किया जाता। कब शो किया जाता है, याद रखो, ओपनिंग स्टॉक हम यहां दिखाएंगे लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे, उसका रीजन भी बताऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक कब दिखाया जाता है वो आगे आपको मैं बता भी दूंगा, फिलहाल अभी बता रहा हूं कि जब एडजस्टेड परचेज दी हो, ठीक है, तब आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाना। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है इसके फुटनोट में आता है। अब बात करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं दिखाना, क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स ऑन विच साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, नीदर ऑफ द साइड। तो आंसर रहेगा नीदर ऑफ द साइड, क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं दिखाते। पहले मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं दिखाना। देखिए, ओपनिंग स्टॉक यानी वो स्टॉक जो हमारे पास पहले से पड़ा था, मान लो 20,000 का है, उसके बाद मान लो हमने कुछ परचेजेस की, सपोज करो कि वो हमने की 40,000 की, तो कुल स्टॉक हमारे पास कितना है 60,000 का, जो 20,000 का पहले से पड़ा है और 40,000 की हमने और परचेजेस की। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक जैसे आपके पास 20,000 का है, उसके बाद आपने परचेजेस कर ली 40,000 की, यानी कुल मिला के आपके पास 60,000 का स्टॉक था, वो पूरा आपने यहां दिखा दिया। मान लो इसमें से आपने स्टॉक बेच दिया और उसकी कॉस्ट सपोज करो 50,000 थी, कि 50,000 की कॉस्ट का स्टॉक आपने बेच दिया, यानी आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है अब 10,000। इसको मैं क्या बोलूंगा, जो स्टॉक हमारा अनसोल्ड होता है उसी को कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या मुझे ये क्लोजिंग स्टॉक इसमें दिखाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, ये क्लोजिंग स्टॉक इसी 60,000 का हिस्सा है, इसी 60,000 में से बचा हुआ है। तो जब मैंने ये पूरा का पूरा 60,000 दिखा दिया तो इसी में ये क्लोजिंग स्टॉक भी था, मुझे दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जनरली हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते, ये आपका पहला एमसीक्यू बन सकता है, राइट। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाएगा लेकिन ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाया जाएगा। वो सिचुएशन कौन सी हैं, जहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेज, आप याद रखो परचेज के साथ ये वर्ड लिखा होगा एडजस्टेड परचेज। अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दी गई है तो उसमें फिर आपको उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाना, क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना है। क्यों, जरा फॉर्मूला देखो पहले इसका क्या है। एडजस्टेड परचेज हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, इसमें से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये होती है एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला। अगर इसी क्वेश्चन को मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं तो 20,000 का मेरा ओपनिंग स्टॉक, 40,000 की मेरी परचेज और क्लोजिंग स्टॉक मेरा यहां पे मैंने निकाला था कितना 10,000 का। अगर आप ये सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 50,000। तो अगर सपोज करो कि मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, अगर मैं यहां पर एडजस्टेड परचेज दिखा रहा हूं, एडजस्टेड परचेज कितनी दिखा रहा हूं 50,000, जबकि टोटल मेरे पास स्टॉक 60,000 का था, तो इसके साथ मुझे आपको दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक भी। कितने का क्लोजिंग स्टॉक है 10,000। अब क्यों दिखाया, यहां देखो कि क्लोजिंग स्टॉक को मैंने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया, यानी निकाल दिया। इस केस में क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर ही था, लेकिन इस केस में मैंने क्या किया, जब मैंने एडजस्टेड परचेज ली तो क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से निकाल दिया, माइनस कर दिया है, तो इसलिए मुझे दिखाना पड़ा। यहां पर क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड था, बीच में ही था, तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं थी। अब दूसरा क्वेश्चन कि मैंने ओपनिंग स्टॉक यहां क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो जो चीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, और जो आपने निकाल दी है, एक्सक्लूड कर दी है, उसी को आपको दिखाना है। यानी नेट में आपको पूरा 60,000 का स्टॉक दिखाना है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक कब दिखाना है, जब आपको एडजस्टेड परचेजेस दी हो, या फिर जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट,
ये कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्योंकि इसमें भी आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रहे हो, तो अगेन इस केस में भी जब आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी तो आपको, ये तीसरा केस ले रहा हूं, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिखानी है जितनी भी होगी, और साथ में आपको दिखा देना है क्या, जो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है साथ में क्या दिखा देना है? क्लोजिंग स्टॉक। दो सिचुएशंस में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, एक जब एडजस्टेड परचेज दी हो, दूसरी जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हो। और ओपनिंग स्टॉक इन दोनों सिचुएशंस में नहीं दिखाना, क्योंकि इसमें भी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, तीनों चीजें हम ऐड कर चुके हैं। क्योंकि ये तीनों चीजें ऑलरेडी एडिड हैं तो ये नहीं दिखानी, और जो नहीं ऐड की हुई दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, वही आपको दिखाना है। तो दो सिचुएशंस याद रखो, ये आगे मैंने अगर स्टेटमेंट में लिखा भी है, पूरा लिखवाया भी हुआ है, लिखा भी हुआ है, आगे मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप उसको नोट भी कर लेना। दो सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है और ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाना। कहां? जब एडजस्टेड परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी होगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दी तो याद रखना उस केस में जनरली हम क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप वो करो जो इंपॉर्टेंट है, वो करो जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। फालतू की चीज़ें करने का टाइम बचा नहीं है। तो अब हम सीधा मूव करते हैं, इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस। चलिए, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम लेजर्स। ट्रायल बैलेंस क्या है? ये लिस्ट है किसकी? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की। जो कहां से लिए गए डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस? डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस कहां से लिए गए? टेकन फ्रॉम लेजर। इसका मतलब साफ है कि ट्रायल बैलेंस जो है, लेजर के जो बैलेंसेस होते हैं, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, वहां से बनता है। It also includes the balances of cash and bank taken from the cash book. इसमें कैश और बैंक का जो बैलेंस है वो भी आता है, जो कि कहां से लिया जाता है? कैश बुक से। कैश बुक हमारी कौन सी बुक है? सब्सिडरी बुक। ये भी याद रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आगे फीचर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज इसमें से आपके निकल जाएंगे, ये आप याद रखना। पहला, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। भाई, जो हमारा ट्रायल बैलेंस है ये एक स्टेटमेंट होती है। किस चीज़ की स्टेटमेंट है? जो लेजर्स में जो बैलेंसेस आए हैं, चाहे वो डेबिट है या चाहे क्रेडिट बैलेंस है, उन बैलेंसेस को लेकर हम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये एक अकाउंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है एंड नॉट एन अकाउंट। ये एमसीक्यू है, तो याद रखना। ये सारे एमसीक्यू से रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। सेकेंड, इट इज नीदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नॉर डज इट अपीयर इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये आप वॉलेंट्री बना सकते हो, नहीं भी बना सकते, डिपेंड करता है आप पर। अगर आपको लगता है कि हमारी लेजर्स में कुछ गड़बड़ है तो आप इसको बना के चेक कर सकते हो। मोस्टली जो बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेज होते हैं जिनका बिजनेस जो है लाखों करोड़ों में है, वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने की वजह से जो गलती होने की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है, तो वो बना लेते हैं। तो जनरली छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं भी बनाते, बट इट इज़ नीदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नॉट डज इट अपीयर इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट। ये डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है और इसलिए हम इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी नहीं दिखाते। ये वॉलेंट्री है, बना सकते हो, नहीं बना सकते, मर्जी आपकी है। एंड इज यूजली प्रिपेयर्ड ऑन लूज शीट ऑफ पेपर। ये हम एक लूज शीट पे बना देते हैं, ऐसे रफ में बना देते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि लेजर्स में कहीं कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक तो नहीं हुई। नेक्स्ट, इट इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड द कैश बुक। इसमें जितने भी लेजर अकाउंट हैं, चाहे वो रियल की है, पर्सनल की है, नॉमिनल की है और कैश बुक के, सबके बैलेंस लिए जाते हैं। सो इट कंटेन बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, वो चाहे रियल अकाउंट का हो, पर्सनल का हो, नॉमिनल का हो, और साथ में कैश बुक का भी बैलेंस लिया जाता है। नेक्स्ट, इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। भाई, इसको आप कभी भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने महीने के बाद बनाना है, 2 महीने के बाद बनाना है, कभी भी बना सकते हो। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, से एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी, यानी कभी भी बना सकते हो, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर। जनरली इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन जनरली हम इसको कब बनाते हैं? जब हमारा साल खत्म होता है, यानी अकाउंटिंग ईयर जो हमारा है उसके एंड में हम इसको बनाते हैं। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ये हमेशा एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्टिकुलर डेट के लिए।
पर्टिकुलर डेट हो गया, जैसे मान लो 31 मार्च को, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी बैलेंसेस दिए हुए हैं वो 31 मार्च के हैं, यानी उस दिन के हैं। दैट इज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ऑन ए पर्टिकुलर पीरियड का मतलब क्या है कि पूरे साल के। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको और समझाता हूं कि जो बैलेंस शीट होती है वो ऑन ए पर्टिकुलर डेट बनती है, क्योंकि बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस हम दिखाते हैं, चाहे एसेट्स के, चाहे लाइबिलिटीज के, चाहे कैपिटल के, वो उस दिन के बैलेंस होते हैं जिस दिन बैलेंस शीट बनी। यानी मान लो हमारी बैलेंस शीट 31 मार्च को बन रही है, तो एसेट्स की जो वैल्यू दी है वो 31 मार्च की है, यानी उस दिन की। हो सकता है महीने के बाद चेंज हो जाए, यानी वो उस दिन की वैल्यू है। पर्टिकुलर पीरियड के लिए क्या चीज बनती है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं हम? पूरे साल के खर्चे, यानी वो एक दिन का खर्चा नहीं होता, वो पूरे साल के खर्चे होते हैं या पूरी साल की इनकम होती है। तो जब हम पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं तो उसमें पूरा हमारा अकाउंटिंग पीरियड आ जाता है। जब हम पर्टिकुलर डेट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ उस दिन की बात होती है कि उस दिन हमारे पास क्या बैलेंस था। तो इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ये उस पर्टिकुलर डेट की बात करता है। जैसे 31 मार्च को बना रहे हैं तो 31 मार्च के समय हमारे पास कैश का बैलेंस कितना था, हमारे पास परचेजेस कितनी थी, हमारे पास सेल्स कितनी थी, उस दिन की बात करता है। सो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड के लिए क्या बनता है याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनते हैं, पूरे साल का। हम लेते हैं ना कि ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, यानी पूरे साल की बात हो रही है। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी सेम, लेकिन जो बैलेंस शीट है या फिर ट्रायल बैलेंस है ये एक पर्टिकुलर डेट को बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इज, इट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स एंड द कैश बुक। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये किस लिए बनाया जाता है, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स एंड द कैश बुक। द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस मस्ट टैली। जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो टैली होना चाहिए। अगर वो टैली नहीं होता इट मीन्स हमने कहीं लेजर में मिस्टेक की है। ए टैली ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। मान लो एक ट्रायल बैलेंस जिसकी डेबिट क्रेडिट साइड मान लो बराबर हो जाती हैं, 10,000 10,000 मान लो दोनों साइड बराबर हो गई, कहता है फिर भी ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि हमारा जो लेजर है वो सही बनी है। क्यों नहीं बनी, क्या कारण है उसका, ये आपको मैं कल बताऊंगा जब रेक्टिव के एरर्स के बारे में हम बात करेंगे। एरर्स ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर के बारे में बात करेंगे, तब आपको बताऊंगा। फिलहाल ये कहता है कि जो भी अगर एक ट्रायल बैलेंस टैली हो भी जाता है, दोनों साइड बराबर आ भी जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बुक सही बनी है, कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। मिस्टेक तब भी हो सकती है, कैसे हो सकती है हम इसके बारे में कल बात करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, ऑल टेंजिबल, ये तो मैंने आपको जब फॉर्मर बताया था उसमें बता दिया था। ऑल टेंजिबल दैट इज मशीनरी, बिल्डिंग एक्स्ट्रा एंड इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट राइट्स, डेटर्स, डेटर अकाउंट, एक्सपेंस, लॉसेस एंड ड्राइंग्स हैव डेबिट बैलेंस। तो ये मैंने आपको वैसे भी जब लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था उसकी शुरुआत में बता दिया था कि एसेट्स का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम, क्रेडिट बैलेंस है। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। All revenue gains, liabilities, capital, provision, reserves and funds have credit balance। याद रखो ये साला revenue gains, liabilities, capital, provision, reserve और funds का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। ये दो चीजें बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किसका क्या बैलेंस है। चलिए नेक्स्ट, कुछ एमसीक्यूज हैं, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। अभी कुछ और भी है। चलिए, व्हेन द एडजस्टेड परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, द क्लोजिंग स्टॉक इज आल्सो शोन द ट्रायल बैलेंस। यही मैं आज आपको समझा रहा था कि जब हमें एडजस्टेड परचेज दी हो, राइट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हो, ये दोनों चीजें जब भी दी हो तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाना है। अदरवाइज अगर ये चीजें नहीं दी गई, इट इज शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। जो क्लोजिंग स्टॉक है ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाया जाता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाया जाता। 12th, एनी एक्सपेंस और एक्सपेंस प्रीपेड हैज डेबिट बैलेंस। तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है, एनी एक्सपेंस प्रीपेड इज एन एसेट, और एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। एनी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब हमने पेमेंट नहीं की, तो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। चलिए नेक्स्ट पे, एनी इनकम और इनकम रिसीव्ड, इनकम का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, मैंने पहले से बताया था। और इनकम रिसीव्ड
इन एडवांस, अगर एडवांस में रिसीव होती है तो ये भी हमारी लाइबिलिटी है। इनकम का क्रेडिट बैलेंस, और इनकम कोई एडवांस मिली वो हमारी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का भी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। एनी इनकम एक्रूड, यानी ऐसी इनकम जो ड्यू है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हैज डेबिट बैलेंस, क्योंकि जो इनकम आपको रिसीव नहीं हुई, ड्यू है, वो आपके लिए एसेट है, एसेट्स ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस। इनकम टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना। इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आर द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोपराइटर। जो इनकम टैक्स या फिर लाइफ इंश्योरेंस, एक होती है सिर्फ इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस होती है हमारे बिजनेस की, स्टॉक की इंश्योरेंस कह सकते हो आप। एक होती है लाइफ की इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो पर्सनल एक्सपेंस है। तो पर्सनल एक्सपेंस अगर प्रोपराइटर के हैं तो वो क्या होंगे, दैट आर ड्रॉइंग्स, उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे कुछ एमसीक्यूज। पहला, ए ट्रायल बैलेंस इज ए रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, नन ऑफ दिस। तो आज ही बता दिया कि ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट है ही नहीं, इट इज ए स्टेटमेंट, सो इट इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस जो लेजर अकाउंट से लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस चेक्स। ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है? ऑप्शंस आर द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स, द ऑनेस्टी ऑफ बुक कीपर, एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, ऑल ऑफ दिस। तो क्या चेक करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, ए ट्रायल बैलेंस फैसिलिटेट्स। एक ट्रायल बैलेंस किस चीज के लिए हमें हमारी हेल्प करता है? ए द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए जब हम जो अकाउंटिंग प्रोसेस थी, हमने क्या बनाई? जर्नल, फिर क्या बनी? लेजर, फिर क्या बना? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसको हम क्या कहते हैं? इन तीनों को कंबाइनली फाइनल अकाउंट्स, इनको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो एक ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए ट्रायल बैलेंस डज नॉट सर्व द फॉलोइंग पर्पस। किस चीज के लिए काम नहीं करता? कनेक्टिंग लिंक, गारंटीज द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, समराइज द डाटा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। देखिए ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि एक कनेक्टिंग लिंक तो है, क्योंकि जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या बनता है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लेजर और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच ये एक लिंक का काम करता है, तो कनेक्टिंग लिंक तो है। समराइजेज द डाटा, डाटा जो हमारे पास है उसकी समरी सारी, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर ये बैलेंसेज होती हैं, तो दैट इज समराइजेज, यानी जो हम लेजेस बनाते हैं, लेजेस की जो समरी है, यानी सम टोटल उसके जो बैलेंसेज हैं उसको लेकर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो डाटा को समराइज भी करता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ये भी बताता है। डज नॉट सर्व, क्या नहीं बताता है? गारंटीज द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। ये इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता कि सारी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की, क्योंकि एक एरर ऑफ ओमिशन है जो ये कहता है कि एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करना। अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की तो वो जो मिस्टेक है, वो जो एरर है, वो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता। सो इट डज नॉट गारंटी द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। ये इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता कि सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए ट्रायल बैलेंस इज एक ट्रायल बैलेंस क्या है? अकाउंट है, पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है, प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स है, या प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। अब ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है? प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी जो कैलकुलेशंस हैं प्लस माइनस की, उसमें हमने कहीं कोई मिस्टेक की या नहीं की, उसको चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो उसका ये प्रूफ है ट्रायल बैलेंस। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। कल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो कि इससे रिलेटेड है वो टॉपिक में लेके आऊँगा, और फिर कल कुछ ज़्यादा एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे ताकि ये आपका टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कैश बुक, हम करेंगे कैश बुक नेक्स्ट टॉपिक। और इस बार का जो लाइव सेशन है उसका मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। इस बार का लाइव सेशन संडे शाम 5 बजे होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।